जी हाँ, यही लिखा था बिहार में पोस्टर्स पर, बिहार में बहार हो फिर से नीतीश कुमार हो, और वही हो गया है। बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार, एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई बात ही नहीं दिखी। जबरदस्त कामयाबी एक तरफ महागठबंधन के लिए, तो करारी शिकस्त है ये एनडीए के लिए। इस बीच कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर में देखिए, यहां तो बड़े लंबे वक्त बाद इस तरह से नाचने का एक मौका मिला है, आप कह सकते हैं, क्योंकि 41 सीटें थी, उनमें से 21 पर अगर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है तो ये अपने आप में बहुत अच्छे संकेत है शायद कांग्रेस पार्टी के लिए, और इसीलिए तो चलिए जबरदस्त वहां पर डांस है। लेकिन राहुल गांधी ने जबरदस्त प्रहार किया है आज एनडीए पर, ऐसी भाषा, और उस भाषा में उन्होंने बड़े ही दिलचस्प अंदाज में ये भी कह दिया कि गाड़ी लेके भागिए, नहीं तो गाड़ी से जनता निकाल भी देती है। सुनिए कैसे प्रहार कर रहे हैं बीजेपी पर, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी। सबसे पहले मैं महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को बधाई देना चाहता हूं। नीतीश जी, लालू जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, नीतीश जी और लालू जी के कार्यकर्ता, ये एक प्रकार से हमारे जो पुरस्कार वापस कर रहे हैं, जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, हमारे आर्टिस्ट हैं, वो कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है और पूरा देश का युवा कह रहा है। आप देश के प्रधानमंत्री बने हैं, अब आप वायदे बंद कीजिए, भाषणबाजी बंद कीजिए, कैंपेनिंग बंद कीजिए और काम शुरू कीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान एक साल रुक गया है, ठहर गया है आपके लिए। आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, गाड़ी को स्टार्ट कीजिए और एक्सेलरेटर दबाइए। क्योंकि अगर आपने गाड़ी का एक्सेलरेटर नहीं दबाया तो हिंदुस्तान की जनता ने जो बिहार में किया है, गाड़ी का दरवाजा खोलेगी, आपको उठा के बाहर फेंक देगी। और एक और मेरा मोदी जी के लिए सुझाव है, एक और मेरा मोदी जी के लिए आखिरी सुझाव है। देखिए, आप इंग्लैंड जाते हैं, आप अमेरिका जाते हैं, आप चीन जाते हैं, आप पाकिस्तान की बात करते हैं, आप दौरा बंद कीजिए, आगे पीछे घूमना बंद कीजिए, थोड़ा किसानों के बीच में जाइए, थोड़े मजदूरों के बीच में जाइए, थोड़े उन युवाओं के बीच में जाइए जिनको आपने रोजगार के वायदे किए थे, उनसे गले मिलिए और इस देश को चलाइए। धन्यवाद। आप एनडीए की बात कर रहे हैं, बट सच्चाई ये है कि ये एनडीए के खिलाफ जीत नहीं है, ये आरएसएस और बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी के विचारधारा के खिलाफ, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने के खिलाफ एक मैसेज है। ये देश सबका है। बिहार ने नरेंद्र मोदी जी को कहा है। तो देखा आपने, राहुल गांधी जबरदस्त अंदाज में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, संघ पर भी हमला करते हुए उन्होंने कहा कि देश को जो बांटेगा वो जीत नहीं पाएगा। जी हां, ये जीत इसी बात की है कि जिस तरह से सबको लेकर समावेशी विकास की बात करते हुए महागठबंधन आगे बढ़ रहा था, ये उनका कहना। अब आइए आपको जरा दिखा देते हैं बिहार के पोस्टर्स में क्या हो रहा है। बता रही है रीमा पराशर, हमारी सहयोगी। नतीजों से जनता का मूड पता लगा तो पटना की सड़कों पर माहौल भी बदल गया। हमारे पीछे एक बड़ा होर्डिंग इस वक्त देखा जा सकता है, जो कि सीधे सीधे दर्शा रहा है कि जिस गठबंधन को, महागठबंधन को बिहार की जनता ने चुना है, उनके सबके चेहरे पर किस तरह से खुशी दिख रही है, मुस्कुराहट दिख रही है। और बड़े बड़े होर्डिंग के लिए बिहार का ये चुनाव जरूर जाना जाएगा, क्योंकि बहुत पैसे सभी पार्टियों ने खर्च किए थे। नरेंद्र मोदी का इसी जगह पर एक बहुत बड़ा बैनर होर्डिंग था और उसके बगल में नीतीश कुमार का भी था, लेकिन अब मोदी के तमाम बैनर पोस्टर यहां से हट चुके हैं और दिख रहे हैं तो सिर्फ महागठबंधन के ये बैनर। सबसे दिलचस्प इसमें जो 5 चेहरे दिखाई दिए जा रहे हैं वो है बीजेपी एनडीए नेताओं के चेहरे, जिसमें अमित शाह है, उपेंद्र कुशवाहा है, रामविलास पासवान है, सुशील मोदी है और जीतन राम मांझी है। उनके मायूस निराश चेहरों के कार्टून इस होर्डिंग के अंदर बनाए गए हैं और बगल में ही जहां पर जयप्रकाश नारायण की एक प्रतिमा है, इस चौराहे पर, हाईकोर्ट चौराहा इसे कहते हैं, जिसके दोनों तरफ जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी के दफ्तर भी है। इस पूरे चौराहे पर भी अब देखिए किस तरह से लालू प्रसाद यादव और उनकी विरासत अब जो संभालेंगे वो तेजस्वी यादव, उनके बेटे तेज प्रताप यादव, दोनों के ही चेहरे इन बैनर पर भी दिखाई दे रहे हैं। तो तमाम
जो ये पूरा बिहार का हम कहेंगे कि पटना का खास करके जो चौराहा है, जो पूरी जगहें हैं, वहां पर नए नए होर्डिंग लगाए भी जा रहे हैं और इस पूरी सड़कों पर ना सिर्फ समर्थक जुलूस लेके निकल रहे हैं, बल्कि ये दर्शाने की अब जाहिर है कि कोशिश की जा रही है कि आखिर जनता का मूड किस तरफ गया, जनता ने किसे चुना और आने वाला बिहार का भविष्य अब किनके हाथों में रहेगा। कैमरा पर्सन अश्वनी हेलन के साथ रीमा पराशर, पटना आज तक। अंदाजा लगा लिया होगा आपने कि न सिर्फ जीत के लिए जबरदस्त कैंपेनिंग का इस्तेमाल किया गया महागठबंधन की तरफ से, जेडीयू की तरफ से, बल्कि जीत के बाद के लिए भी तैयारी थी। इस तरह के पोस्टर्स पहले से बनाकर रखे गए थे। बीजेपी के पोस्टर्स जहां से हट रहे हैं वहां ये पोस्टर्स लग रहे हैं जिसमें अमित शाह से लेकर सुशील मोदी, रामविलास पासवान, चिराग पासवान को भागते हुए दिखाई दिया जा रहा है। और एलजेपी के पोस्टर्स में मिस्टर कुमार करके लिखा हुआ था नीतीश कुमार के बारे में, तो लिखा जा रहा है बिहार में बहारे हैं, फिर से मिस्टर कुमारी हैं। चलिए, इस तरह के पोस्टर वॉर्स को खूब देखा इस बार बिहार ने। अब आइए आपको दिखा देते हैं लालू प्रसाद यादव के घर के बाहर किस तरह से इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है। बड़ी जीत के साथ ही जश्न का माहौल चल रहा है। हम लालू यादव के घर के बाहर खड़े हैं, जहां पर इनके समर्थकों का हुजूम लगातार बढ़ता जा रहा है। सुबह से ही जैसे ही रुझान और उसके बाद नतीजे आने शुरू हुए, लालू यादव और राबड़ी देवी का जो घर है उसके बाहर समर्थकों की भीड़ जो जुटी थी वो कम होने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं अब हाल ये है कि लोगों को यहाँ पर बाहर खड़े खड़े पानी के जो पाउच हैं, जो क्वेंच है वो दिए जा रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर इस इंतजार में हैं कि कब ये गेट खुले और उसके बाद लालू यादव कुछ बोले। उम्मीद ये की जा रही है कि कुछ वक्त बाद लालू यादव के दोनों बेटे यहाँ से निकलेंगे राघोपुर और महुआ के लिए, और नीतीश कुमार भी किसी वक्त आ सकते हैं लालू यादव से मिलने, ऐसी चर्चाएं यहाँ चल रही हैं। हालांकि कुछ देर में ये साफ होगा कि किस तरीके से जो सेलिब्रेशन है वो दिखेगा, क्योंकि लालू यादव मीडिया के सामने कुछ देर बाद आ सकते हैं। कैमरामैन नदीम आलम के साथ कुमार अभिषेक, पटना आज तक। और अब दो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं, क्योंकि अगर ये महागठबंधन के लिए जबरदस्त जीत है तो ये एक तरह से बीजेपी के लिए करारी हार है। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, आरजेडी के नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और मृत्युंजय जी, आज तो अबीर का रंग चढ़कर बोल रहा है आपके चेहरे पर। जबरदस्त जीत है, बधाई हो आपको। छोड़ दिया है आपने पीछे जेडीयू को भी। जी मृत्युंजय जी, आपने तो जेडीयू को भी पीछे छोड़ दिया है, तो अब तो मामला इतना आसान नहीं है, क्योंकि तरह से ये सवाल हम लोग चुनाव के पहले आपसे पूछते थे। अब बताइए, उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तेजस्वी या तेज प्रताप? देखिए, उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा, आगे क्या होगा, ये तो हमारे बड़े नेता लालू प्रसाद जी, नीतीश कुमार जी बैठकर तय करेंगे। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बनना चाहिए बिहार या नहीं? चुनाव में लालू प्रसाद जी को किया टारगेट था और बार जंगल राज का करके बिहार की जनता को अपमानित किया था, उसका बदला बिहार की जनता ने लिया। और ये जीत बहुत कुछ कहता है, और देश की राजनीति की दशा और दिशा बिहार के इस चुनावी परिणाम के बाद बदलेंगे। और आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरह से बवंडर मचेगा, ये इनको जो लालू प्रसाद जी को इन्होंने छेड़ा था और पिछले 20-25 वर्षों से जिस तरह से व्यक्तिगत रूप से अपमानित करने का काम किया जा रहा था, व्यक्तिगत टिप्पणियां की जा रही थी, शैतान, कोई चोर, कुछ कह रहे थे। आज देख लिया, जनता की अदालत ने लालू प्रसाद जी को स्वीकार किया और जनता पर लालू प्रसाद जी को हम लोगों को भरोसा था, और जनता जनार्दन का फैसला सर आंखों पर है। और इससे भारतीय जनता पार्टी को सबक लेना चाहिए कि लोकसभा चुनाव को जीतने के बाद जिस तरह से वो इछला रही थी और सत्ता के नशे में चूर होकर के बिहार की जनता को फिर से बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रही थी, वो इनका दाल यहाँ नहीं गला। सुधांशु जी, दाल नहीं गली, दाल महंगी हो गई इतनी ज्यादा, उसने भी परेशान किया। लालू जी का जो आपने अपमान किया, जनता ने उनका साथ दिया। देखिए, एक तो बात मैं विनम्रता से स्वीकार करूंगा, हमारी जो पराजय हुई है और महागठबंधन को जन समर्थन मिला है, आज उनका दिन है, वक्त, मौका, दस्तूर उनका है, तो वो जो चाहें वो हमारे लिए बोल सकते हैं। मगर अंजना जी, आपने अभी एक बात कही थी, भविष्य का सारा सार उसमें निहित नजर आता है, चूंकि जनता परिवार का इतिहास भी वैसा ही रहा है कि महागठबंधन ने भाजपा गठबंधन को पीछे छोड़ दिया, अब राजद ने जदयू को भी पीछे छोड़ दिया है।
ये सांख्यिकीय यानी स्टैटिस्टिकल तो बात है ही है, इसमें बहुत सारी पॉलिटिकल बातें भी निहित हैं। तिवारी जी ने भी अभी बहुत सारी बातें बोली। आप देखिए, चाहे पटना की रैली में लालू जी का आखिर में बोलना हो, या एग्जिट पोल वाले दिन सबसे पहले आके लालू जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी हो, या आज ही सवेरे सवेरे सबसे पहले गुड मॉर्निंग करते हुए वी आर विनिंग लालू जी ने कहा, तो कहीं ना कहीं यह भी दर्शाता है कि अब अगली लड़ाई आरजेडी की किस रूप में होगी, किस प्रारूप में होगी। वैसे मैं आशा करता हूं कि बिहार की जनता ने जो उनको विश्वास व्यक्त किया है, उस विश्वास के अनुरूप वो कार्य करें, उस विश्वास पे खरे उतरें और बिहार की जनता का विकास करने का प्रयास करें। केंद्र सरकार की तरफ से जो मदद होगी हम करने का प्रयास करें। लालू जी ने ही जिताया ना मृत्युंजय जी, क्या मानेंगे? क्योंकि 6 सीटें आप देखिए। अभी भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हाँ। इस उम्मीद में है कि लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी में लड़ाई होगा तो मुझे फायदा हो जाएगा। पहले ये कहते थे इनका मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, हाँ। फिर बोलते थे सीटों के बंटवारे में लड़ाई होगी। अरे अपना घर संभल नहीं रहा है, आपके अंदर क्या हो रहे हैं? जितने लोग आज बीजेपी का और एनडीए का शोभा बढ़ा रहे, सब लोग तो यही लालू प्रसाद जी के यहाँ से निकले हुए थे। इसलिए देखिए, झूठ की खेती राजनीति में ज्यादा दिन नहीं चलती। काट की हांडी एक बार चढ़ गई, इसके बाद इनको जिस तरह से दिल्ली चुनाव के बाद इस बिहार चुनाव का परिणाम आया, तो कम से कम इनको अपना आईना सामने रख लेना चाहिए। बाकी जनता का शुक्रिया करना चाहिए, जनता के जनमत का सम्मान करना चाहिए। चलिए ठीक है। और ये अबीर इसी तरह से आज लगता है दिन भर आपके चेहरे पर लगा रहेगा। आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त AIMIM की मुखिया, अभी तो पूरा देश आज जो है अबीर गुलाल उड़ा रहा है। चलिए सीधे रुक करते हैं। AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओवैसी साहब, ये नतीजे जो सामने आए हैं, क्या कहता है? नहीं, ये नतीजे गठबंधन के लिए था, एक डिसाइसिव विक्ट्री है उन लोगों के लिए और पूरे बिहार की आवाम ने उनको वोट दिया है। मैं मुबारकबाद देता हूं नीतीश कुमार साहब को, और जो फैसला हमारे कैंडिडेट भी नहीं जीते, मैं उसको कबूल करता हूं। शायद हम में कमजोरी थी, हमने एतमाद हासिल नहीं कर सके, मगर सबसे ज्यादा इसमें पैगाम यह है कि ये मैं समझता हूं कि पर्सनल पॉलिटिकल लॉस है हमारे प्राइम मिनिस्टर का, कि उनके इतने ज्यादा पब्लिक 30 से ज्यादा पब्लिक मीटिंग्स की, वो अपने आप को पेश किए कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ही करूंगा। हर जगह से उन्हीं का नाम चल रहा था कि मैं। तो बिहार की आवाम ने मोदी के खिलाफ फैसला दिया है। तो इसको आप प्रधानमंत्री के खिलाफ एक जनादेश के रूप में पढ़ रहे हैं, लेकिन आप क्यों फेल हुए? क्या इसकी वजह ये रही कि आपने बहुत देर से ये फैसला लिया? ओवैसी साहब, आपने बहुत देर से ये फैसला लिया कि आप सीमांचल में जाकर लड़ेंगे, कुछ सीटों पर लड़ेंगे? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि अगर हम शायद पहले जाते, तैयारी करते, वक्त कम था, मगर फिर भी मैं शुक्रगुजार हूं सीमांचल के अवाम का कि उन्होंने हमको या फिर हमारी तायीद की, हमको मोहब्बत से नवाजा। मगर यकीनन काम करेंगे हम इंशाल्लाह। आइंदा 5 साल के बाद जब दोबारा इलेक्शन होंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि हम अच्छा नतीजा निकालेंगे वहां से। या फिर ओवैसी साहब, वजह ये रही कि आप जो अचानक आकर बिहार चुनाव में लड़ने की बात करने लगे, तो लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश हो, सबने कहा बीजेपी के पाले में चले गए हैं। इसने उस हार का ठीकरा जो आप मोदी पर फोड़ रहे हैं, उसके साझेदार आप भी बन गए, क्योंकि छवि ये बन गई कि आप बीजेपी को मदद करने के लिए चुनाव में उतरे। देखिए, 243 सीट्स में अगर हम 6 सीट लड़ते हैं तो मैं नहीं समझता कि किसी की जीत और हार का फैसला 6 सीट लड़ने से होता है। मैं मानता हूं कि फैसला हमारे हक में नहीं आया है, मगर यह कहना बिल्कुल सरासर गलत बात है। जो पार्टियों ने 50, 100, 80 कैंडिडेट खड़ा किए, ये सवाल तो उन पर सही साबित होगा। हम तो 6 सीट पे खड़ा किए और पूरी मेहनत हम लोग गाड़ी में पैदल फिर कर करे, कोई न हेलीकॉप्टर हमारे पास था। तो यकीनन ये इल्जाम गलत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव हुए, वो असेंबली के नहीं थे, मगर हमने वहां पर कामयाबी हासिल की। आजमगढ़ में कामयाबी हासिल की, मुलायम सिंह जहां से सांसद हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, तो मतलब जेडीयू का जो आरोप वो लगातार लगा रहे थे कि आपने डील कर लिया बीजेपी के साथ, वो गलत साबित हुआ? बिल्कुल गलत साबित हुआ। जहां जहां हम लड़े वहां पर बीजेपी हारी है, हमको एतमाद नहीं मिला। मुझे इस बात का इकरार है और इसकी कमजोरी होगी, गलतियां होंगी, हम उसको दूर करेंगे, मगर ये कह देना ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए, हार उन लोगों की हुई है जो 200, 150 सीट खड़ा किए थे, 80 सीट खड़ा किए थे। हम जो 6 सीट खड़ा किए,
हम इस बात में जरूर कामयाब हुए कि हमारा पार्टी का हमने संगठन वहां खड़ा कर दिया है। अब उस पर मजबूती होगी, मेहनत करेंगे, पर ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। महागठबंधन से जुड़ना ज्यादा अच्छा होगा असदुद्दीन ओवैसी के लिए, अगर लंबी रेस में उन्हें रहना है बिहार में? देखिए, अब ये सवालात उठेंगे क्योंकि अंग्रेजी की कहावत है कि विक्ट्री हैज मेनी फादर्स, डिफीट हैज नन। तो अब ये ऐसा हो सकता था, ये नहीं, अलग बात है, मगर मेहनत करेंगे। देखिए, बुनियादी बात यह है कि जब तक आवाम का एतमाद हासिल नहीं करेंगे आप, और वो मेहनत करने से होगा, तो जाहिर है हमें कुछ कमजोरी होगी, जो हमारा मैसेज हम नहीं दे सके बराबर, उसको पूरा करेंगे अब। लेकिन एक और सवाल है मेरे पास आपके लिए, और वो ये है कि ओवैसी साहब, ये माना जा रहा था कि बीजेपी इस बात पर बैंक कर रही थी कि अगर ध्रुवीकरण हुआ, हिंदू ध्रुवीकरण हुआ, तो लोग जाति से ऊपर उठकर वोट करेंगे और उनको ये फायदा होगा। आप भी बहुत मतलब एक तरह से कुछ नहीं कर पाए, तो क्या ये कम से कम कहा जा सकता है साफ कि रिलीजियस लाइंस पर, धर्म के आधार पर कोई ध्रुवीकरण बिहार में नहीं हो पाए? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हम लोग सीमांचल के डेवलपमेंट के लिए, सीमांचल के इंसाफ के लिए, ये हमारा इलेक्शन का अहम मुद्दा था। इसमें कोई मजहबी बात नहीं थी। सीमांचल में सिर्फ 49% मुस्लिम्स है और उस 24 में हमने सिर्फ 6 कैंडिडेट्स खड़ा किए। दूसरी बात, बीजेपी को समझना चाहिए कि इलेक्शन में इंसान जाकर वोट डालता है, कोई जानवर जाकर वोट नहीं डालता। तीसरी बात यह है कि आप गाय से दूध हासिल कर सकते, पी सकते, मगर गाय से वोट नहीं निकलने वाला है। तो शायद बीजेपी अगर समझ जाएगी तो अच्छा है, वरना फिर 2019 में जो असली जंग होगी वो उनको पता चल जाएगा। जाति का आभास हुआ आपको, और जाति का वर्चस्व या जाति के आधार पर लोग वोट डालने जाते हैं? बिहार के बारे में कहा जाता है कि बेटी हो वोट हो, लोग अपनी जात को ही देते हैं। ये आभास हुआ जमीन पर पहुंचकर? यकीनन बिहार में बैकवर्ड क्लास बहुत ज्यादा है, और मैं समझता हूं कि वो भी हुआ है। और जनरल फीलिंग क्या थी कि मोदी को हराना है। मैं आज आपसे इस बात को शेयर कर सकता हूं कि हम जहां भी जा रहे थे, लोग हमसे मुलाकात कर रहे थे, लोग हमसे कह रहे थे कि वैसी आप पहले आ जाना था, मगर अब हम मोदी को हराने वाले हैं। और जब एक मीटिंग में मोदी ने कहा कि मैं अपनी जान दे दूंगा, रिजर्वेशन जाने नहीं दूंगा, तो मैं एक विटनेस हूं उस एक कन्वर्सेशन का, जो जिसमें एक ओबीसी हिंदू भाई थे और एक मुसलमान था। ओबीसी हिंदू भाई ने कहा, ये कैसा प्रधानमंत्री है जो दोनों को लड़ाना चाहता है। ये वो बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा उस स्पीच से, और आवाम ने फैसला किया कि नहीं, ये तो लड़ाने के लिए आ रहा है, डेवलपमेंट नहीं है इनके पास, और सिर्फ तमाम चीजें, एक फैसला कर लिए थे बिहार के अवाम के गठबंधन को वोट डालेंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी, जवाब दीजिए। देखिए, ओवैसी साहब ने जो कुछ बोला, और ये जो आरोप लगाया जा रहा था कि साहब वो बीजेपी की मदद करने या महागठबंधन का वोट काटने आए हैं, तो हम सिर्फ एक बात कहना चाहेंगे, कोई समान विचार की पार्टी, समान सोच की पार्टी, समान नीतियों की पार्टी ही किसी का वोट काट सकती है। इसका मतलब महागठबंधन खुद मान रहा था कि वो ओवैसी जी की पार्टी की तरह है, उन्हीं के समकक्ष है। दूसरा, अंजना जी ने आपने जो बोला, किस आपके हिसाब से धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं हो पाया और जाति की राजनीति आगे प्रभावित हो गई, ये उसका इंप्लाइड मीनिंग अपने आप निकलता है। तो अब मैं आशा करूंगा कि चुनाव से पूर्व लालू यादव जी ने जो एक वक्तव्य दिया था कि ये अगड़े और पिछड़े की लड़ाई है, इसमें मैं लड़ाई शब्द के ऊपर अधिक महत्व दे रहा हूं। उत्थान होना, विकास होना, स्थापित होना अलग चीज है, मगर लड़ाई की बात करना जो है, अब मैं ये विचार करता हूं, मैं सोचूंगा कि उन्हें कम से कम अब इस विचार से बाहर निकलकर सबका विकास करने का प्रयास करना चाहिए। अन्यथा मैं आरजेडी के प्रवक्ता महोदय से पूछूंगा, क्या वो आज भी लालू यादव जी के उस बयान पे कायम है कि यह अगड़े और पिछड़े की लड़ाई थी, और इस लड़ाई में वो किसी वर्ग को हराकर किसी वर्ग की विजय का जश्न मना रहे हैं? मृत्युंजय जी, जल्दी से छोटा सा जवाब। सुधांशु जी, ये अगड़े पिछड़े, गरीबी और अमीरी की लड़ाई थी। जो विकास की बातें आप करते हैं, वो चंद मुट्ठी भर लोगों के विकास की बातें करते हैं, और ये विकास से सिर्फ जो सुनाई दे रहा हो, दिखाई नहीं दे रहा हो, इस विकास के नारों से, इस विकास के माला जपने से देश की जनता इतना बेवकूफ नहीं है। लालू प्रसाद जी ने उन गरीब गुरुओं को, जो दलित शोषित पीड़ितों को जो आवाज दी है, उनके हक और हकूक की जो लड़ाई लड़ी है, इस बात से देश इनकार नहीं कर सकता, देश के लोग। इसलिए आप कुछ भी कह लें, लेकिन ये लड़ाई थी गरीबी अमीरी की,
और गरीबों की जीत हुई। 200 रुपया दाल किस गरीब को नसीब होता, इस पर आप बोल नहीं रहे थे। अच्छे दिन पर आप बोल नहीं रहे थे, काले धन पर आप बोल नहीं रहे थे, आप उन्हें शैतान कह रहे थे। कभी डीएनए पर मुख्यमंत्री के सवाल उठा रहे थे। ऐसे नहीं चलता है देश की राजनीति। भारत की जनता, भारत का लोकतंत्र बहुत महान है और जनता जिसको स्वीकार करती है लोकतंत्र में वही मालिक होता है। लेकिन जनता के द्वारा हम चुने गए थे। मेरे शासन को, लालू प्रसाद जी के शासन को आप लोग बार बार सुबह से रात सोने तक जंगल राज लालू प्रसाद जी, इसके जनता ने जवाब दे दिया और आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर गई। लेकिन मृत्युंजय जी, लालू प्रसाद यादव ने भी नर पिशाच, एक सेकंड, ब्रह्म पिशाच मृत्युंजय जी और सारे लोगों ने कर दिया था। मृत्युंजय जी, ब्रह्म पिशाच लालू प्रसाद यादव जी ने भी बोला था प्रधानमंत्री के लिए। लेकिन बहुत दिलचस्प है, मैं लौटूंगी और ओवैसी साहब के लिए एक दो सवाल और बचे हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल यही है ओवैसी साहब कि महाराष्ट्र में भी, यूपी में भी आपने एक हद तक कामयाबी हासिल की है, लेकिन बिहार ने नकार दिया है अगर, तो उसके पीछे वजह क्या है आपसे जानना चाहेंगे। संजय झा भी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए हैं। आज राहुल गांधी काफी खुश हैं और कह रहे हैं गाड़ी लेकर भाग जाए बीजेपी। आप देखते रहिए आज तक।